हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस चैनल के ऊपर हम 9th और 10th क्लास के हर सब्जेक्ट के वीडियोस को अपलोड करते हैं और ये आप बच्चों के लिए, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब हमने इस चैनल पे वीडियो डालने स्टार्ट किए थे तो हमने आपको कहा था कि हम हर सब्जेक्ट का वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। और जैसे कि आप रेगुलर अगर चैनल को वॉच करते हो, वीडियोस देखते हो और इस वीडियो से पढ़ाई करते हो, तो आप देख रहे हो कि 10th क्लास के हर सब्जेक्ट का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स में इंग्लिश का, हिंदी का हमने वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दिया है। ये वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको बस एक छोटी सी चीज़ करनी होती है, जब भी आप वीडियो देखो, आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन, आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारे टीचर्स को मोटिवेट करता है ताकि वो और मन से आपको क्या कर सके, पढ़ाई कर सके। तो सारे वीडियोस आप ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगा सबसे पहले। इस लेक्चर सीरीज के अंदर आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास के साइंस के चैप्टर एटम्स और मॉलिक्यूल की। चलो बात करते हैं क्या है इस चैप्टर के अंदर। अगर सबसे पहले इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो ये चैप्टर हमें मैटर जिससे मिलकर बना होता है एटम, और एटम का आगे रिपीटेशन से जो बनता है आपके मॉलिक्यूल्स, इन सब की जानकारी देता है। इन सब के लॉज वगैरह जो हैं, जो कि मैटर के फॉर्मेशन में काम आते हैं, जो एटम्स को डिफाइन करते हैं, ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। देखते हैं क्या है इसके इंट्रोडक्शन के अंदर। द स्ट्रक्चर ऑफ मैटर हैज़ बीन सब्जेक्ट टू स्पेकुलेशन फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम, यानी कि हजारों लाखों सालों से मैटर की स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कवरीज चल रही है। अलग अलग साइंटिस्ट अपनी अपनी थ्योरी देते हैं कि मैटर इससे बना होता है, मैटर ऐसे बना होता है। अकॉर्डिंग टू ग्रीक फिलोसोफर एमोक्रिटस, इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ग्रीक फिलोसोफर्स है और उसने अपनी थ्योरी दी थी। उसने क्या कहा था, या उसने क्या किया था, उसने मैटर को आगे से आगे डिवाइड करना जारी रखा। और कब तक डिवाइड किया? जब तक कि उसको सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ना मिल जाए। और उस स्मॉलेस्ट यूनिट का पता कैसे चलता है? यानी कि जब वो डिवाइड होना बंद हो जाए, वहां तक उसने क्या किया था, मैटर को डिवाइड करना जारी रखा था। इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर इनटू स्मॉलर पार्ट्स, अ स्टेज वुड बी रीच्ड व्हेन पार्टिकल ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। अगर आप किसी चीज को तोड़ रहे हो, लगातार तोड़ते जा रहे हो, तो एक ऐसी सिचुएशन जरूर आएगी जिसके बाद आप उस चीज को या उस पार्टिकल को आगे तोड़ नहीं पाओगे। वो जो सिचुएशन है, उसी को उस ग्रीक फिलोसोफर ने कहा था कि यही वो चीज है जिससे कि क्या है, मैटर जिससे कि मिलकर बना है। और वो जो चीज थी वो दिखने में आपके इनविजिबल थी और उसको क्या नाम दिया गया था? एटम नाम दिया गया था। When particles obtained cannot be divided further, he called this particle atoms, means invisible। यानी कि बार बार लगातार डिवाइडेशन से जो लास्ट में स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक हम पहुंच गए थे, जिसको भी फर्दर आगे डिवाइड करना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो दिखने में बहुत इनविजिबल जैसा था, उसी को क्या बोला गया था? एटम बोला गया था। यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यहां से ये कंक्लूजन निकला कि जितने भी मैटर है, मैटर किसको बोलते हो आप? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास एंड फील्ड बाय 5 सेंसेस, यानी आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है वो सब क्या है? मैटर। और कोई भी चीज सिंगल फॉर्म नहीं है, सब स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने। जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर कोई एक सिंगल फॉर्म नहीं है, कोई सिंगल मटेरियल से मिलकर नहीं बना, ये छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना है। ये जो शर्ट पहन रखा है आप, कोई भी आपके आसपास की चीज हो, सब स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनी है। और वो जो स्मॉल पार्टिकल है उसी को क्या बोला जाता है? एटम बोला जाता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं। जैसे इस मार्कर को, इस पेन को बनाने में जो एटम आया है काम में, उसकी अलग प्रॉपर्टीज हैं। आपके पास कोई लोहे की बेंच है तो उसके अंदर आयरन के एटम्स हैं तो उनकी अलग प्रॉपर्टी है। यानी अलग अलग तरह के एटम्स होते हैं, अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? डिफरेंट होती है। विच
different properties due to which different kind of matter also have different property। इसलिए अलग अलग मैटर की भी क्या होती है, अलग अलग प्रॉपर्टी। अब मान लो आयरन का एटम है, एक आपके पास आयरन का कोई भी आर्टिकल है, एक आपके पास कॉपर का कोई आर्टिकल है। आयरन के आर्टिकल्स में आयरन के एटम्स हैं, कॉपर के आर्टिकल्स में कॉपर के एटम्स हैं। आयरन की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है अलग, कॉपर की अपनी खुद की अलग प्रॉपर्टी होती है। तो आयरन के एटम से मिलकर बनने वाले आर्टिकल और कॉपर से मिलकर बनने वाले आर्टिकल्स की प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो जो भी मैटर जिस एटम से बना है वो उसकी प्रॉपर्टीज को ही क्या करता है, शो करता है। तो अगर कोई दो मैटर डिफरेंट एटम से मिलकर बने हैं, एक आयरन है मान लो एक कॉपर है, तो इनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या होगी, डिफरेंट होगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये जितने भी आपके पास मैटर है, एटम्स हैं, इन सब की जब फर्दर स्टडीज की जाती है तो ये देखा जाता है कि ये कुछ सर्टेन लॉ को फॉलो करते हैं। कौन कौन से हैं इनके लॉ, बात करते हैं उसकी। सबसे पहले है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बाय स्टडिंग द रिजल्ट ऑफ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ मैनी रिएक्शन इट वाज ऑब्जर्व दैट व्हेनेवर सब्सटेंस रिएक्ट दे फॉलो सर्टेन लॉ। जब बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस की स्टडी की गई तो देखा गया कि जब मैटर्स आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो कुछ सर्टेन लॉ को फॉलो करते हैं। हर मैटर इन्हीं सर्टेन लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और ये लॉ कौन कौन से हैं, 3 लॉज हैं मेनली, जो कि कोई भी मैटर, कोई भी एटम जब किसी से रिएक्शन करता है तो उसको फॉलो करता है। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और तीसरा है आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। आज का अपना वीडियो जो है वो मेनली इन 2 लॉ के ऊपर ही बेस्ड है। इस वीडियो के अंदर जो अपने को चीज़ सीखनी है वो ये 3 लॉ ही सीखनी है, जो हमें समझना है। इन 3 लॉ के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर समझना है। चलिए बात करते हैं अपन एक एक लॉ की। सबसे पहला जो आपके पास लॉ है वो है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। कंजर्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है और मास वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले अपन उनको समझते हैं। मेनली जब भी मास हमारे दिमाग के अंदर आता है तो हम बोलते हैं कि जो भी उसका वेट है वो उसका क्या है, मास है। छोटी क्लासों तक हम इस चीज़ को भी समझ सकते हैं, हायर क्लासेस में जाते हैं तो मास वेट इनकी डेफिनेशन भी क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो एक्चुअल में मास का मतलब हो गया कि कोई भी सब्सटेंस जितनी भी अपनी अमाउंट रखता है वो उसका क्या कहलाता है, मास कहलाता है। कंजर्वेशन का मतलब क्या है कि जो चीज़ है वो एक कांस्टेंट फॉर्म के अंदर है, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही, वो एक फिक्स वैल्यू के अंदर है। कंजर्वेशन का मतलब जो वैसे जैसे था वो वैसा का वैसा ही रहे, तो उसके लिए अपन कंजर्वेशन वर्ड का यूज करते हैं। तो दिस लॉ वॉज गिवन बाय द फ्रेंच केमिस्ट लेवोशियर इन 1774। ये लॉ सबसे पहले किसने दिया था, लेवोशियर नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। और ये लॉ कहता क्या है, देखो, दिस लॉ स्टेट दैट इन एवरी केमिकल रिएक्शन द टोटल मास बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट। एंड ये कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में जितना इनिशियल मास होगा फाइनल मास भी उतना ही मिलेगा। यानी आप जितनी अमाउंट लेके चलोगे रिएक्शन में, आप रिएक्शन खत्म होने के बाद भी आपको उतनी ही अमाउंट मिलेगी। कहने का मतलब है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो कोई नए मास का क्रिएशन हो सकता है और ना ही कोई पुराना मास डिस्ट्रॉय हो सकता है। मास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट तो जरूर हो सकता है, लेकिन ना तो कोई मास डिस्ट्रॉय होगा और ना ही कोई न्यू मास की फॉर्मेशन होगी। मान लो आपने 10 ग्राम कोई भी सब्सटेंस लेकर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की, तो जब रिएक्शन खत्म होगी तो आपको वापस 10 ग्राम ही मिलेगा। आपने रिएक्शन स्टार्ट ए से की थी, कोई भी ए आपके सब्सटेंस से की थी, तो आपको मिलेगा बी सी कुछ भी, यानी सब्सटेंस की फॉर्म चेंज हो सकती है। मास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने 10 ग्राम से स्टार्ट किया और आपको लास्ट में 8 ही मिला और आपको पता भी नहीं है कि 2 गया कहाँ, या आपने 10 से स्टार्ट किया और 12 आ गया वहाँ पर। मास ना तो फॉर्म किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी को कहते हैं अपन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। That is, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास बनाया जा सकता है और ना ही मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। Lavoisier showed that when mercuric oxide was heated, it produced free mercury and oxygen. The sum of masses of mercury and oxygen was found to be equal to the mass of mercury and oxygen, mass of the mercuric oxide। देखो क्या मतलब है इसका, बात करते हैं अपन।
इसने रिएक्शन कराई थी किसकी, इसने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट किया था। ये आपके पास कोई मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसका इसने कितना लिया था, 100 ग्राम लिया था और इसने हीट किया इसको। हीट करने के बाद इसको यहाँ पर क्या मिला, मिली मरकरी और साथ में क्या मिला, ऑक्सीजन। तो इसने 100 ग्राम से रिएक्शन स्टार्ट की थी, तो इसको लास्ट में 92.69 ग्राम मरकरी मिली थी और 7.49 ग्राम ऑक्सीजन मिली थी। अगर आप इन दोनों को सम कर दोगे, जोड़ दोगे, 92.69 और 7.49, तो ये लगभग आपको मिलेगा, लगभग ये किसके बराबर आ गया, आपके 100 के बराबर आ गया। लगभग इसके बराबर आ गया, ये आपके 100 के बराबर आ गया। तो चूंकि आपने 100 ग्राम से रिएक्शन स्टार्ट की थी, तो आपको रिएक्शन के एंड में भी कितना मिलेगा, 100 ग्राम ही मिलने वाला है। और इसी को क्या बोला गया था, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बोला गया था। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन का मतलब हो गया कि किसी भी रिएक्शन के दौरान जितना आप इनिशियल मास लेके चलोगे, आपने 100 ग्राम लिया मर्क्यूरिक ऑक्साइड के फॉर्म में, आपको वापस 100 ग्राम मिला। हाँ, मर्क्यूरिक ऑक्साइड की जगह मर्करी और ऑक्सीजन मिल गए, केमिकल रिएक्शन है, चेंजेस तो होंगे। मास ने फॉर्म चेंज कर ली, मर्क्यूरिक ऑक्साइड से मर्करी और ऑक्सीजन में चला गया, लेकिन 100 ग्राम पहले था तो बाद में भी कितना मिला आपको, 100 ग्राम ही मिला। नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे आपके पास बैरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट की रिएक्शन है, जिससे कि आपको बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, बैरियम सल्फेट का जो आपके पास फॉर्मूला है, बैरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला है आपके पास, ये है आपके पास BaCl2, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास Na2SO4। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा BaSO4 और साथ में मिल जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो मान लेते हैं कि आपने A ग्राम BaCl2 लिया और B ग्राम आपने सोडियम सल्फेट लिया और आपको C ग्राम BaSO4 और D ग्राम क्या मिल गया, NaCl मिल गया। आप कोई भी अमाउंट लेके रिएक्शन जब कराओगे तो लास्ट में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, A और B का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, वो आपके C और D के सम के क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा। यानी मास जो रहेगा वो क्या रहेगा, आपके कंजर्व रहेगा। आप दूसरे किसी भी रिएक्शन के ऊपर भी ये लॉ लगा के देख सकते हो, ये लॉ आपके हर रिएक्शन को क्या करेगा, फॉलो करेगा। जैसे आपके पास एक और रिएक्शन है, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन है। आप सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हो, आपको मिल जाता है यहाँ पर NaNO3 और साथ में मिल जाएगा मान लो AgCl। तो मान लो आपने X ये लिया, Y ये लिया, A ग्राम ये मिला और B ग्राम ये मिला, तो X और Y का जो सम आएगा वो आपके A और B के सम के क्या आएगा, इक्वल आएगा। यानी जितना अमाउंट आप AgNO3 NaCl की लोगे, सम का जो आएगा वो आपके प्रोडक्ट के क्या आएगा, बराबर आएगा। इस तरह से आप कॉपर सल्फेट सोडियम कार्बोनेट ये रिएक्शन भी करा सकते हो। कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4, सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3। यहाँ से आपको मिल जाएगा Na2SO4 CuCO3। तो जितना आप इनिशियल मास इन दोनों का लोगे रिएक्टेंट का, उतना ही आपको वापस फाइनल मास मिलेगा जो आपके प्रोडक्ट इस रिएक्शन के अंदर बन रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक क्वेश्चन की। क्या कहता है, देखो क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट ले रहा है Na2CO3। कितनी अमाउंट ले रहा है इसकी, 5.3 ग्राम ले रहा है। रिएक्ट विथ 6 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड H, और इसके कितने ग्राम ले रहा है, 6 ग्राम ले रहा है। ये कह रहा है कि इन दोनों की रिएक्शन से
द प्रोडक्ट्स वर 2.2 ग्राम ऑफ CO2 वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम एथेनोएट। इसकी रिएक्शन से आपको मिलता है एक तो सोडियम एथेनोएट CH3C डबल बॉन्ड Na, साथ में ये कह रहा है यहां पर आपको मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यानी CO2 और H2O। कितना कितना मिल रहा है वो भी देख लेते हैं एक बार। कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है 2.2 ग्राम, ठीक है। वाटर मिल रहा है 0.9, ठीक है। और 8.2 मिल रहा है आपको सोडियम एथेनोएट। 8.2 ग्राम आपको क्या मिल रहा है सोडियम एथेनोएट। तो ये पूछ रहा है कि शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कह रहा है कि आप शो करो कि ये जो रिएक्शन है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाटा दे रखे हैं वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन कहता है इनिशियल जितना मास है अगर फाइनल भी उतना ही मास आपके पास हो तो वो उसको फॉलो करेंगे। इनिशियल कितना मास है देखो, देखते हैं अपन, जोड़ते हैं 5.3 और 6 को जोड़ लेता हूं तो ये अपने पास आएगा 11.3 ग्राम। तो इनिशियल अपन ने कितना मास लिया था 11.3 लिया था। अब देखते हैं फाइनल मास कितना मिल रहा है अपने को 8.2, 2.2, 0.9, ये 3, ये कितना मिल गया आपको 11.3। तो इनिशियल मास और फाइनल मास दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ये जो डाटाज हैं आपके पास, ये लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को क्या करते हैं, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को ये बड़े आराम से फॉलो करते हैं। तो अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और पूछा जाए कि बताओ भाई ये डाटाज लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं या नहीं करते, तो आपको क्या करना है, इनिशियल जितना भी मास दे रखा था जोड़ लो, फाइनल जो भी मास है आपके पास उसको भी जोड़ लो। अगर वो दोनों एक दूसरे के बराबर है तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है, वरना लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो नहीं करता। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपने को। ये कह रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास टू फॉर्म वाटर। What mass of the oxygen gas would be required to react completely with the 3 gram of hydrogen gas? देखो ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है 1:8 के अंदर, और ये किसकी फॉर्मेशन करते हैं, आपके वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। यानी जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को 1:8 बाई मास, रीड करना सीखो क्वेश्चन को क्या कहना चाहता है। 1:8 बाई मास का मतलब क्या हो गया कि अगर आप 1 ग्राम हाइड्रोजन लेते हो और 8 ग्राम ऑक्सीजन लेते हो तो आपको यहां पर क्या मिल जाता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर मिल जाता है। ठीक है, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन, 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, तब आपको एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर मिलता है। तो ये यहां पर ये पूछ रहा है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ कितनी ऑक्सीजन रिएक्शन करेगी। तो 1 ग्राम के साथ कितनी करती है, 8। देखो इसको कैसे लिखेंगे अपन, विथ 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितनी है, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो फॉर 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम के लिए चाहिए 8, तो 3 ग्राम के लिए कितना चाहिएगा, 8 × 3 यानी कि 24 ग्राम ऑक्सीजन आपको यहां पर क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। आई बात समझ में। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, साफ साफ क्वेश्चन में लिख रखा है 1:8 के अंदर रिएक्शन करवानी है, यानी हाइड्रोजन का 1 ग्राम लोगे तो ऑक्सीजन के 8 ग्राम आपको मिलेंगे, यानी ऑक्सीजन के 8 ग्राम रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के 1 ग्राम के साथ। तो अगर आप हाइड्रोजन 3 लोगे, 3 ग्राम, यानी आपने हाइड्रोजन को क्या कर दिया 3 गुना, तो ऑक्सीजन भी आपको कितनी चाहिएगी, 24 ग्राम चाहिएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये मतलब डाल्टन थ्योरी का कौन सा स्टेटमेंट है जो आपके मास कंजर्वेशन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अभी आपने स्टेटमेंट देखा ही होगा, कौन सा, मास इज नाइदर क्रिएटेड
नॉर डेस्ट्रॉयड। तो ये वो जो स्टेटमेंट है कि ना तो मास को बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यही आपके क्या करता है, मास कंजर्वेशन को बताता है। चलिए, ये था आपके पास फर्स्ट लॉ मास कंजर्वेशन का। बात करते हैं अपन सेकंड लॉ की, जो कि है आपके पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस या फिर लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। फटाफट देखते हैं क्या है इसकी लैंग्वेज। इसको दिया था आपके फ्रेंच केमिस्ट लेवर्शियर ने एंड जोसेफ प्रॉस्ट ने। ये जो लॉ है आपके, ये डील करता है किसी केमिकल कंपाउंड के कंपोजिशन से, कि भाई कोई केमिकल कंपाउंड जो बना हुआ है वो किस लॉ को फॉलो करता है, यानी कि कोई भी कंपाउंड बनने के दौरान किस लॉ को फॉलो करता है, उसके ऊपर बेस्ड है। दिस लॉ इज अ प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन सेम प्रोपोर्शन बाय मास। यानी अगर कोई भी चीज प्योर है तो उसका केमिकल फॉर्मूला हमेशा वही रहता है, यानी उसके अंदर सेम टाइप्स ऑफ एलिमेंट ही रहेंगे और उनका रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। वाटर जो आपके पास है H2O, ठीक है, H2 हाइड्रोजन का जो आपके पास अमाउंट है, एक हाइड्रोजन 1 ग्राम की, तो 2 हाइड्रोजन कितनी होगी, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का वेट कितना होता है आपके पास 16, यानी कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना है आपके पास 1:8 है। कितना रेशियो है आपके पास 1:8, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब 1:8 के अंदर मिलती है तो आपको वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। अभी क्वेश्चन के अंदर भी अपन ने देखा था। अब वाटर अलग अलग सोर्स से मिल सकता है, बारिश का पानी होता है, नदी में होता है, तालाब में होता है, झरनों में होता है, अलग अलग आपके पास वाटर का क्या है, सोर्स है। लेकिन अगर आप प्योर वाटर अलग अलग सोर्स से लेकर आ रहे हो, आप कोई झरने से लेकर आ रहे हो प्योर वाटर और एक आप किसी भी नदी से लेकर आ रहे हो प्योर वाटर, तो प्योर वाटर का जो कंपोजिशन होगा उसमें H2O होगा, यानी 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही वाटर बनाएगी। ऐसा नहीं है कि आप नदी से पानी लेके आ रहे हो तो वो वाटर का मॉलिक्यूल H2O है और जब आप बारिश का पानी, झरने का पानी लेके आते हो तो वो H4O बन जाता है या HO2 बन जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाटर कहीं से भी लेके आओ, उसका केमिकल कंपोजिशन H2O ही रहेगा, यानी 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होगा, और मास रेशियो भी उनका क्या रहेगा, 1:8 ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्योर वाटर ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज सच एज रिवर वेल, चाहे कुएं से लाओ चाहे नदी से लाओ, ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास। यानी आप कहीं से भी पानी लेके आओ, प्योर वाटर अगर है तो वहां पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में जुड़े हुए मिलेंगे, 1:8 में। इसी तरह से CO2, अब CO2 चाहे आप लकड़ी जला के प्रोड्यूस करो चाहे गाड़ी जला के प्रोड्यूस करो, वहां पर आपको CO2 का जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपको एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन के फॉर्म में मिलेगा, और यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन का जो आपस में रेशियो है, उनके जो मास का रेशियो है वो क्या मिलेगा आपको, 3:8 ही मिलेगा। जैसे देखो बात करते हैं अपन CO2, कौन कौन है CO2 के अंदर, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है। कार्बन का एक ही काम आ रहा है तो 12, ऑक्सीजन 2, एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 का कितना हो जाएगा 32 नहीं हो जाएगा क्या। तो ये किस रेशियो में है आपके पास, 3:8 के अंदर नहीं है क्या। यानी कि CO2 चाहे आप लकड़ी जला के प्रोड्यूस करो चाहे गाड़ी जला के प्रोड्यूस करो, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन CO2 के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन का मास का रेशियो रहेगा वो आपके क्या रहेगा, 3:8 के अंदर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी से निकलने वाले CO2 में मास रेशियो कुछ और है, मेरी गाड़ी से निकलने में मास रेशियो कुछ और है। आपके घर जो पानी आ रहा है वहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो अलग है, और मेरे घर जो पानी आ रहा है उसका रेशियो अलग है। मेरे घर में तो 1:8 में ही आता है, आपके घर का पता नहीं। चलो जोक सपाट, वाटर कहीं से भी लाओ, CO2 कहीं से भी लाओ, इस तरह से दूसरे भी जो भी केमिकल, जो भी कंपाउंड्स हैं आपके पास, सोर्सेस कहीं भी कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो प्योर फॉर्म के अंदर है आपके, तो वहां पर जो भी एलिमेंट्स वो मिलकर बने हैं उनका मास रेशियो हमेशा ही क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इसी को बोलते हैं अपन कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ। क्वेश्चन है आपके पास
इस क्वेश्चन का मैंने वैसे सॉल्यूशन आपको बता रखा है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1:8 के अंदर मिलते हैं, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितनी ऑक्सीजन आपके ज्वाइंट होगी? तो इसका आंसर 24 हमने अभी पीछे निकाला था। ये वही सेम क्वेश्चन है, वापस यहाँ पर क्या हो गया, रिपीट हो रखा है। ठीक है, तो जैसे अपन ने कहा था कि 1 ग्राम ऑक्सीजन के साथ 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम रिएक्ट कर रही है, जो कि क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 1:8 मास रेशियो, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ 8 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करती है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितनी करेगी? 8 × 3 यानी कि 24। ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर लिया। नेक्स्ट थर्ड लॉ के ऊपर अपन बढ़ते हैं। ये है आपके पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा है, बड़ा सिंपल सा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है लेकिन सिंपल सा है। देखो क्या है, It was given by Dalton in 1808. According to it, when one element combined with other elements to form 2 or more different compounds, the mass of one element which combined with constant mass of other elements bear a simple ratio to one another. लैंग्वेज बड़ी कंफ्यूजिंग सी है, मतलब बड़ा सिंपल सा निकलेगा, खोदा पहाड़ निकली चाहिए आप कहोगे ये क्या है, पता ही है तो इसमें क्या बताना। लेकिन लैंग्वेज ऐसे बतानी बड़ी चढ़ा के बताता है, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है लेकिन समझने में बड़ा आसान है। जैसे मैंने क्या कहा, कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन से 2 तरह का कंपाउंड बनाता हूँ। एक बनाता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, एक बनाता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर एक कार्बन यानी 12 ग्राम कार्बन का रिएक्शन कर रहा है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, जबकि यहाँ पर कार्बन तो एक ही है 12 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन 2 है यानी कि 32 ग्राम। तो ये कहता है कि 2 एलिमेंट जब आपस में रिएक्शन करके एक से ज्यादा तरह के कंपाउंड बनाते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन करके एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो एक एलिमेंट के मास को अगर कांस्टेंट रखे तो दूसरे एलिमेंट का जो मास होगा वो फिक्स रेशियो को फॉलो करेगा। तो यहां पर देखो, अगर मैं कार्बन के मास को फिक्स रख दूं, जैसे कि है ये 12 ग्राम है, ये 12 ग्राम है, तो ऑक्सीजन के मास का जो रेशियो होगा वो एक फिक्स रेशियो को फॉलो करेगा। यहाँ पर ये किस रेशियो को फॉलो कर रहा है? आपके 1:2 को फॉलो कर रहा है, यानी यहाँ पर 16 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर 32 ग्राम ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, यानी ऑक्सीजन का रेशियो क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पर 1:2 मिल रहा है। तो द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विथ अ कांस्टेंट मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर अ सिंपल रेशियो। तो ऑक्सीजन का मास जो कि कार्बन के फिक्स मास के साथ रिएक्शन कर रहा है अलग अलग कंपाउंड्स में, वो एक सिंपल रेशियो को फॉलो करता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 के अंदर 1:2 में कार्बन के फिक्स मास के साथ क्या कर रही है? रिएक्शन कर रही है। इसको अपन क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं। आई बात समझ में? ये वही है जो मैंने आपको अभी समझाया है। 12 ग्राम कार्बन के साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करती है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और 12 ग्राम कार्बन के साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करती है डाइऑक्साइड के अंदर। तो ऑक्सीजन जो यहां पर है वो एक सिंपल रेशियो को फॉलो करती है, और वो सिंपल रेशियो क्या है आपके पास? 1:2 है। आई बात समझ में? तो ये है आपके पास तीनों लॉ, यानी जब भी कोई भी एलिमेंट, एटम किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है तो वो इन्हीं 3 रूल को क्या करता है? फॉलो करता है। आई होप आपको ये तीनों लॉ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा था, आपके लिए इस चैनल के ऊपर मिलने वाले वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमें सिर्फ चाहिए आपका प्यार, आपका मोटिवेशन, और वो भी किस फॉर्म के अंदर? वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके।